अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियाल, सीए फाइनलिस्ट, यूर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई थी और हम इसी को कंटिन्यू करें हुए। चले सर, आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और आज हमारा एजेंडा क्या है। सर, जो आप एजेंडा की बात करें तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। सर, हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स में अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे और फिलिप्स कर्व पढ़ेंगे। सर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। सर, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। सर, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये है। देखिए भाई, एक आप है, एक मैं हूँ। तो ये आप जॉब कर रहे हैं इस वक्त? नहीं कर रहे हैं। सर, आपके दादा होंगे, दादी होंगी, नाना होंगे, नानी होंगी, आपकी मम्मा होंगी, हाउस होल्ड होगी जो। सर, वो जॉब कर रही है, नहीं कर रही, क्या उनको अनएम्प्लॉय कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर अनएम्प्लॉय उस बंदे को कहा जाता है जो बंदा जॉब ढूंढ रहा हो, जो बंदा जॉब ढूंढ रहा हो और उसको जॉब ना मिले। अनएम्प्लॉय किसको कहा जाता है? जो बंदा जॉब ढूंढ रहा हो और उसको जॉब ना मिले। सर, आप क्या जॉब ढूंढ रहे हैं? आप तो अभी पढ़ रहे हैं। अगर आप जॉब ढूंढते हो और आपको जॉब ना मिलती तो आप अनएम्प्लॉय है। सर, अगर आपके दादा, आपकी वालदा, अगर क्या कहते हैं जॉब ढूंढती है, उनको जॉब नहीं मिलती तो वो अनएम्प्लॉय है। लेकिन अपनी मर्जी से वॉलेंटरी वो जॉब नहीं कर रही या उनको जरूरत नहीं है, तो सर वो अनएम्प्लॉय में नहीं डील करती, वो अनएम्प्लॉयमेंट में डील नहीं करती। तो उम्मीद करता हूँ अनएम्प्लॉय वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अनएम्प्लॉय किसे कहते हैं? अनएम्प्लॉय उस बंदे को कहते हैं जो जॉब ढूंढ रहा हो, जो जॉब ढूंढ रहा हो और उसको जॉब ना मिले, यानी कि नॉन वॉलेंट्री। नॉन वॉलेंट्री वो फारिग बैठा हुआ, अगर वो वॉलेंट्री कर रहा है, क्या कहते हैं, जैसे कि आपकी वालदा है, जो हाउस होल्ड है, जो क्या कहते हैं जॉब नहीं कर रही, सर उनको अनएम्प्लॉय नहीं कहेंगे। आपकी जो घर में बुजुर्ग हैं वो अनएम्प्लॉय होंगे। सर, आप हैं वो, आप भी अनएम्प्लॉय, मतलब आप काम तो नहीं कर रहे ना, लेकिन आप लोगों को, तमाम लोगों को अनएम्प्लॉय नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी, आ रही होगी। तो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स कितनी है। सर, एक फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक डिमांड डेफिशिएट साइकिल होती है और एक रियल वेज वो होती है, क्या कहते हैं अल्लाह वाला रियल वेज क्लासिकल होती है। ये चार अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स है। सही है। फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अगर मैं एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के लिए, अब मतलब मैंने एक जॉब छोड़ दी और इस नियत से छोड़िए ताकि मैं उससे बेहतर जॉब, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ सैलरी हो या इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट हो। सर, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे, या इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं हायरार्की हो, ठीक है सर, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस जॉब को छोड़ के एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन में चला जाऊँ, या इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में अच्छी सैलरी में चला जाऊँ, या इस कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, तो मैं इस वजह से उसको छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ। तो मैं जो अपनी मर्जी से एक कंपनी छोड़ के दूसरी जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ, दूसरी जॉब तलाश कर रहा हूँ, सर उस वक्त क्या उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे? फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। यानी कि मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, यानी कि अगर मैंने एक जॉब छोड़ दी, वैसे ज्यादातर क्या होता है कि मैं पहले अप्लाई करता रहता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, लोग पहले अप्लाई करते रहते हैं और फिर जब उनको जॉब मिल जाती है तो वो बोलते हैं यार मैं 15 दिन में या एक हफ्ते में ज्वाइन करूंगा, जब तक मैं अपनी दूसरी जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। ऐसा होता है। लेकिन कुछ मेरी तरह लोग होते हैं जो खड़े होते हैं, सर वो क्या करते हैं, वो बोलता है यार ऐसी की तैसी, ये भाड़ में जाए, जॉब छोड़ी, रिजाइन किया, दूसरी जॉब देखेंगे। और ये लोग कौन होते हैं? जो काबिल होते हैं। सही है भाई, काबिल होगे तो आपको दूसरी जॉब मिल पाएगी, समझ आ रही है। और अगर आप काबिल नहीं हो, आप ऐसे टाइम पास कर रहे हो, आपके अंदर कोई खसूसियत ही नहीं है, तो आप एक ही जॉब पे लगे रहोगे और आप वहां पे छोड़ोगे, आप डर डर लगेगा, क्या कहते हैं, अगर आपको दूसरी जॉब ना मिलेगी तो सर मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, इसको कहते हैं फंक्शनल एम्प्लॉयमेंट। और सर ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, सर 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मुझे जॉब नहीं मिलेगी, 4 महीने की, मैक्सिमम 6 महीने या एक साल, बहुत ज्यादा बोलते हैं वैसे एक साल, लेकिन एक साल भी नहीं होता सर। लेकिन जो फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर मैं काबिल हूं तो इसकी वजह से तो मैंने छोड़ा है, इस मैंने बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से तो छोड़ा है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही होगी तो मैं जॉब छोड़ूंगा ना अपनी, वरना मैं अपने पाँव पे खुद कुड़ाने क्यों मारूंगा। बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
सर इसी तरह स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ड्यू टू स्ट्रक्चर चेंजेस इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चर चेंजेस आ रही है। स्ट्रक्चर चेंजेस का मतलब ये है कि इकोनॉमी में कोई टेक्निकल डेवलपमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजी इनहेंस हो रही है। सर आपको पता है क्या कहते हैं, आजकल तो एआई का दौर आ गया, एक चीज आप सीखते हो आज और वो कल चीज रिप्लेस हो जाती है दूसरी चीज के साथ, समझ आ रही है। तो सर स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है, आप याद करें वो वाली आपने कैसेटें देखी है जिसमें रील्स लगती है, जिसमें वो मतलब एक काला कलर का डोरी निकलती थी, सीडी, देखिए जिसमें म्यूजिक व्यूजिक सुनने, शायद आपके दादा वादाओं के पास हो, आपने देखा हो, ठीक है। सर वो दौर था एक, अगर वो बेचने वाला, वो बनाने वाला, सर एक वो दौर था। सर उसके बाद दौर आया किसका, वीसीआर का, किसका दौर आया, वीसीआर का। तो सर वो दौर खत्म हुआ तो वीसीआर का दौर आया। अगर वो जो बेच रहा है या वो जो उसको बनाता है या सही करता है, सर अगर वो लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, वीसीआर पे नहीं लेकर आएंगे, वीसीआर नहीं बेचेंगे, तो सर वो तो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। फिर वीसीआर का दौर खत्म हुआ तो फिर किसका आया, सीडी ड्राइव का दौर आया। तो सर दुकानें किस में शिफ्ट हो गई, सीडी ड्राइव पे शिफ्ट हो गई। बात समझ आ रही है। फिर कौन सा दौर आया, फिर आया कौन सा भाई, फिर आया क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, सीडी ड्राइव खत्म हुई तो सर फिर आया मेमोरी कार्ड, यूएसबी। सर अब कौन सा आ गया, अब पहले सीडी ड्राइव की शायद आपने दुकानें देखी हो, अभी भी थोड़ी बहुत पाई जाती है लेकिन इतनी नहीं पाई जाती, लेकिन अब डाउनलोडिंग की शॉप्स बहुत होती हैं, ब्लूटूथ, यूएसबी वगैरह बहुत ज्यादा, ये इस पे मतलब 50 रुपए में आप बहुत सारी फिल्में बनवा सकते हो, अगर आपने देखी होंगी दुकानें, तो ऐसा प्रैक्टिकली होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। आ रही है या नहीं आ रही मेरा बेटा, आ रही है ना। सर स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जो बिजनेसमैन है, यानी कि जो कंपनी है, वो चाहती है कि आपके पास ये वाली स्किल हो और आपके पास स्किल दूसरी है, तो इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा, यार एक्सेल सीखो, यार एक्सेल सीखो, एक्सेल का दौर है। सर मैं सच बता रहा हूँ, एक्सेल का दौर अब खत्म होने वाला है और बल्कि मैक्सिमम टाइम पे खत्म हो चुका है। सर अब एक्सेल से बड़ी चीजें आ गई हैं, पाइथन आ गई है, पावर बीआई आ गई है। सर लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सेल नहीं सीखे, सर एक्सेल आएगा तो पावर बीआई आएगी, एक्सेल आएगा तो क्या कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन आएगी, एक्सेल आएगा तो पाइथन वगैरह पे आप काम कर पाओगे आराम से। एआई आ गई है, एआई एजेंट्स आ गए। सर अब आपको वो सीखना है, ना कि आप एक्सेल। सर लोग पहले बीकॉम करते थे और अच्छी जगह पे बैठ जाते थे कॉमर्स में, सही अच्छी पोजीशन में बैठे हुए। अभी भी मैं, यानी कि मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑडिट करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहां पर यार कि यार लोग इन्होंने बीकॉम किया हुआ है और ये इतनी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी ये मैं क्या कर रहा हूँ, समझ आ रही है। तो सर जैसे कि जैसी जनरेशन चेंज हो रही है, जैसे कि हम लोग जेन जी हैं, जो 2000 वाले हैं, उनको जनरेशन जेड कहते हैं। तो सर अगर जेन जी के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, जेन जी के लिए क्या मैटर करती है, स्किल मैटर करती है, कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, किस सारी चीजें मैटर करती है। तो सर इन शॉर्ट स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट उसको, उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जो आपकी मिसमैच करे किसके दरमियान, बिटवीन स्किल रिक्वायर्ड, जो आपको मतलब जो बिजनेसमैन या कंपनी स्किल चाहती है और स्किल पजेस, जो आपके पास स्किल है। कंपनी चाहती है आपको एक्सेल चलाना आना चाहिए, आपको एक्सेल चलाना नहीं आता, आपको टाइपराइटर चलाना आता है, समझ आ रही है। तो अगर आप टाइपराइटर से एक्सेल नहीं सीखेंगे तो आप अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। तो ये सर स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सर तीसरी होती है डिमांड डेफिशिएंट साइकिल, डिमांड डेफिशिएंट साइकिल। सर ये देखें, ये जब होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस इन रिसेशन, जब एग्रीगेट डिमांड रिसेशन में डिक्रीज होती है। अच्छा ये थोड़ा सा है ना, ये मसला कर रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपको प्रॉब्लम करेगा, ये डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि है ना, वो अगर डिलीट किया तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूँ रिकॉर्डिंग खराब नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। सही है सर, सर सही है। तो अगर आपको ये नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस इन रिसेशन, तो सर आपने ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया, एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया। तो सर आपकी रियल अभी इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे खड़ी हुई है, आपकी इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे खड़ी हुई है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम। सही है, ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रही है। सर आपके आपके कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में है, आपके कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में, सर इतने लोग एम्प्लॉयमेंट में है। सर लेकिन आपकी मैक्सिमम आउटपुट कितना है, सर आपको मैक्सिमम आउटपुट इतना है।
तो सर इतने लोग और इतने लोगों को और जॉब मिल सकती है, लेकिन नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि डिमांड नहीं है। सर डिमांड होगी तो लोग चाहिए होंगे ना, डिमांड होगी तो सप्लाई बढ़ाऊंगा, सप्लाई बढ़ाने के लिए मुझे लेबर चाहिए होगी। तो सर जब डिमांड कम होती है, जब डिमांड कम होती है, चीजों की डिमांड जब कम होती है, जब यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो लोग कंपनी क्या करेगी? लोगों को निकालना शुरू कर देगी। बात समझ आ रही है? जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी पूरी की पूरी इकोनॉमी में किसी चीज की, तो सर उधर उसकी वजह से क्या होता है सर? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। आ रही है या नहीं आ रही भाई? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर आगे है चौथा है रियल वेज या क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेज या क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये नजर आ रहा है आपको? उम्मीद करता हूँ ये नजर आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो सर कोशिश करते हैं कि आपको नजर आए। तो लेट्स, एक सेकंड दें मुझे, आप देखें अब आ रहा है नजर? बिल्कुल आ रहा है। सर ये देखें, रियल वेज क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? रियल वेज क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि व्हेन मिनिमम मिनिमम वेज रेट ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम रेट से। सर बात समझ नहीं आ रही, प्रैक्टिकली करके दिखाएं। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, आप एज अ बिजनेसमैन सोचें, एज अ बिजनेसमैन सोचें कि अगर गवर्नमेंट है, देखें अभी मतलब लेबर की कॉस्ट चल रही है, मिनिमम वेज चल रही है मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये, और एक बिजनेसमैन है, उसने उसका जो रेवेन्यू है 1 लाख रुपए, ठीक है, और उसकी जो लेबर की कॉस्ट है वो 50,000 रुपये, वो 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, सही है, उसको 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। उसके पास 5 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? 5 लोग काम करते हैं। तो 5 के 5 लोग क्या करते हैं? 5 लोगों को 10,000 रुपये देता है। कितने देता है? 10,000 रुपये देता है। इतनी बात समझ आती है आपको? बिल्कुल समझ आती है सर। सर अब गवर्नमेंट आई बीच में और गवर्नमेंट ने पंगा डाल दिया है, भाई क्या करो भाई, वेज रेट इंक्रीज करो इन लोगों का, वेज रेट इंक्रीज करो इन लोगों का। आपने बोला ठीक है भाई वेज रेट इंक्रीज कर देता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला भाई 15,000 कर दो, 15,000 कर दो। उन्होंने बोला ठीक है। आपने बोला 15,000 में कर देता हूँ। आपने 15,000 कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट से तो पंगा नहीं ले सकते। हमने क्या, 15,000 में कर देता हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट तो वही 1 लाख रुपए का, मतलब रेवेन्यू तो वही 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अपना प्रॉफिट मेंटेन करना है, मुझे अपना प्रॉफिट मेंटेन करना है। तो मैं अगर 5 बंदों को रखता हूँ 15,000 से, तो 15 15 30, 30 साठ, 75,000 रुपये मुझे सिर्फ लेबर की कॉस्ट चली जाएगी। 1 लाख में कमाऊंगा 75,000 रुपये, 75,000 रुपये में खर्च कर दूंगा, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 25,000 रुपये मिलेंगे। सर ये मुझे प्रॉफिट मार्जिन समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि अपने जो लेबर है उनमें से 2 बंदों को कटवा दूंगा, उनमें से 2 बंदों को हटा दूंगा। क्यों कटा दूंगा भाई? क्योंकि मैं 3 बंदों को रहूंगा 15 15 हजार में, 15,000 को एक को दूंगा, 15,000 एक को दूंगा। कितने हो गए? 30,000, और एक 15,000 एक को दूंगा, 45,000 होगा। और 45,000 रुपये मतलब मैं कॉस्ट लगा रहा हूँ और 1 लाख रुपए का रेवेन्यू कमा रहा हूँ, तो प्रॉफिट हो जाएगा 55,000 रुपये। यानी कि मुझे जो 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना था वो मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। तो सर एक जो बिजनेसमैन है ना, वो अपनी जेब से पैसा नहीं देता, वो अपनी जेब से पैसा, वो अपने आप ने प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो एम्प्लॉयज को कटा देगा, वो एम्प्लॉयज को कटा देगा, सही है। अब वो जो बंदे 5 बंदे वो उसका काम करते थे, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करके देते थे, अब वो 3 बंदे काम करेंगे। सर वेजेस तो जरूर इंक्रीज हो गई, मगर वर्कलोड तो इंक्रीज हो गया ना सर। बात समझ आ रही है? वर्कलोड, वर्कलोड क्या हो गया आपका? इंक्रीज कर गया। वर्कलोड क्या कर गया आपका? इंक्रीज कर गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा वर्कलोड इंक्रीज करते वक्त? सर एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा? सर उसने बोला चलो मैं 15,000 रुपये देता हूँ, 15,000 रुपये देता हूँ, सबको देता हूँ, 75,000 रुपये कॉस्ट आ गई। उसने बोला मुझे प्रॉफिट कमाना है कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। तो 75,000 प्लस 50,000 कितना होगा? 1,25,000। सर अब वो अपनी सेलिंग प्राइस, जो भी चीज वो बना रहा है उसको बेच रहा है, पहले वो 1 लाख रुपए में बेचता था, रेवेन्यू कितना आ रहा था, उसकी सेल कितनी आ रही थी? 1 लाख रुपए। अब सॉरी, अब कितनी आ रही है? 1,25,000, 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपए। सर या तो सर वेज रेट इंक्रीज होगा तो इसका एक इम्पैक्ट जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सर अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाता तो जनरल प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। समझ आ रही है बात? सर उम्मीद करता हूँ ये बात आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आई होगी। सर और थोड़ा सा गौर से देखें डायग्राम को, देखें भाई, ये देखें, ये है रियल वेजेस रेट और ये है क्वांटिटी ऑफ लेबर। सर किसी भी चीज की प्राइस मालूम करनी है तो डिमांड और सप्लाई, यानी कि डिमांड है लेबर की और ये है सप्लायर लेबर की। सर सप्लाई लेबर की कौन क्रिएट करेगा?
लेबर क्रिएट करेंगे। डिमांड कौन क्रिएट करेगा? फर्म क्रिएट करेगी। फर्म बोलेगी मुझे लेबर चाहिए अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो सप्लाई कौन करेगा? लेबर खुद को सप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सही है सर। इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा है वेज रेट, मिनिमम वेज रेट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा है। तो सर इस पॉइंट, ये प्राइस है, मतलब इस पॉइंट पे ये कौन सा कर्व है? ये वाला कौन सा कर्व है? डिमांड कर्व है। तो कितने लोगों की डिमांड है? अगर इसको नंबर असाइन कर दूं तो 2 समझ लो आप। और कितने लोग काम करने के लिए तैयार है? इसको नंबर असाइन कर दो तो 4। समझ आ रही है? तो 2 लोगों की डिमांड है, 4 लोगों की सप्लाई है। यानी कि 2 लोग बेरोजगार हैं, 2 लोग क्या है? बेरोजगार है। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। सर लंबी लंबी बातें करने की बजाय मैं आपको शॉर्ट और टू दी पॉइंट बात बता रहा हूँ। और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, मैं इस पर और डिटेल लेक्चर भी रिकॉर्ड करवा दूंगा अगर आप कहेंगे। लेकिन मैंने इस पर बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपकी अंग्रेजी बेहतर है तो मेरा बच्चा सिर्फ आप मेरा लेक्चर सुने, इस प्रेजेंटेशन को देखें, एक बार गो थ्रू करें और अपनी इंग्लिश में लिखें। मेरी बातों को अपने कानों दिमाग में बिठा लें, दिलो दिमाग में बिठा लें। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर आगे बढ़ते हैं। सर अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म करें? अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कैसे करें? तो सर अगर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की बात आ जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का तरीका क्या है भाई? सबसे पहली अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी थी? सबसे पहली अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी थी भाई? फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सर फंक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? क्योंकि एक बंदा जॉब तलाश कर रहा होता है दूसरी जॉब के लिए। एक बंदा एक जॉब छोड़ता है दूसरी जॉब को तलाश करने के लिए। तो एक ऐसा डेटाबेस बना दिया जाए, एक ऐसी वेबसाइट बना दी जाए, एक ऐसी ऐप बना दी जाए जिसमें एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी हो, वो बोले भाई मुझे इतने लोग चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए उनके पास। और वहां पे कौन हो? वहां पे एम्प्लॉय आए, मतलब वहां पे लोग आए जिनको जॉब चाहिए, वो अपनी एक पोर्टफोलियो प्रोफाइल बनाए, जैसे फेसबुक पे बनती है, जैसे इंस्टाग्राम पे बनती है, और वो बताएं कि मैंने ये डिग्री करी हुई है, मेरी ये पास ये स्किल है। तो सर दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और दोनों को जॉब मिल जाएगी। फंक्शनल की यही है ना भाई। फंक्शनल का क्या है? एक कंपनी ऐसा डेटाबेस मेंटेन करे जिसमें एम्प्लॉयर कहते हैं जो कंपनी को, एम्प्लॉयर कहते हैं कंपनी को, और एम्प्लॉय कहते हैं लेबर को। एम्प्लॉयर आए उस वेबसाइट पर और बोले भाई मुझे फला डिग्री वाला, फला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाला, फला यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाला, फला यूनिवर्सिटी से मास्टर करने वाला, ये स्किल होनी चाहिए उसके पास, इतनी सैलरी है, इतनी टाइमिंग है, ये काम करना पड़ेगा। वो सारी चीजें एक पोस्ट कर दे, जैसे फेसबुक पे पोस्ट होती है, आपने पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते होंगे। ठीक है, सही है। बिल्कुल इसी तरह एक एम्प्लॉय आए बोले ये मेरे पास डिग्री है, ये मेरे पास स्किल है, सही है, मैं ये काम कर सकता हूँ। वो अपना, सर जब दोनों एक दूसरे को मैच करेंगे सर, वो अगर जब वो स्क्रॉल कर रहा होगा, वो वेबसाइट देख रहा होगा, जब वो ऐप खोला होगा, जब वो देख रहा होगा, उसने बोला होगा यार ये तो मेरे इस काम के साथ मैच कर रही है, तो सर वो वहां पे अप्लाई कर देगा आराम से और उसको आसानी से जॉब मिल जाएगी। सर इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया? सर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और दूसरी बड़े मतलब अब तो क्या कहते हैं इंटरनेशनली एक्शन लिया जाता है इस पर। तो मैं अगर बात करूं तो इसके लिए रोजी पीके है पाकिस्तान में जो है, और लिंक्डइन है जो वर्ल्ड वाइड है, लिंक्डइन है वर्ल्ड वाइड। सर आप मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अभी से अपनी ये प्रोफाइल बना लें लिंक्डइन में। सर उसमें घर की तस्वीरें, क्या कहते हैं, अपनी तस्वीरें पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें बस एक ऑफिशियल जो पासपोर्ट साइज तस्वीर होती है उस पर वो अपनी लगाएं, और आप अभी से रहे उस पर। सर आपको नजर आएगा कि मार्केट में जॉब्स वहां पर कितनी आती है। सर दुनिया की सारी कंपनीज लिंक्डइन में मौजूद है, और दुनिया के सारे मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं सर लिंक्डइन में मौजूद है। सर अगर मुझे जॉब चाहिए होगी तो मैं लिंक्डइन से देखूंगा। सर जितने भी जॉब्स अब क्रिएट होती है वो कहाँ पे मिलती है? आपको लिंक्डइन में मिलती है। समझ आ रही है सर? यहाँ पे एल आएगा, यहाँ पे आई नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है सर। सर दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी थी? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि लोगों के पास स्किल ही नहीं है, लोगों के पास वो एजुकेशन ही नहीं है, तो क्या करे गवर्नमेंट? यार गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एजुकेशन प्रोवाइड करे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। सर मेजर्स का मतलब समझ आ रहा है? मेजर्स बोलूं, रेमेडीज बोलूं, इनका मतलब है इलाज, इनका मतलब है हल। इसका भाई आपने प्रॉब्लम बता दी, ये प्रॉब्लम से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अब उसके हल बता दो तो हल ये रहे। बात समझ आ रही है? ठीक है सर। सर आगे डिमांड डेफिशिएट साइकिल। सर डिमांड डिक्रीज है। डिमांड डिक्रीज क्यों? लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। आप क्या करो, आप लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दो,
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जैसे इससे एग्जाम्पल है एहसास प्रोग्राम, लोगों को 20,000 गरीब लोगों को 25,000 रुपए दे दो, वो जरूर खर्च करेंगे। जब वो खर्च करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। बात समझ आ रही है सर? और क्या था सर? रियल वेज और क्लासिकल में आपने मिनिमम वेज रेट सेट कर दिया, चलो एम्प्लॉय के लिए बड़ी अच्छी बात है। सर अब ये जो दो लोग, यहाँ पे दो थे और यहाँ पे चार थे, दो लोग अनएम्प्लॉय हो गए, जो दो लोग अनएम्प्लॉय हो गए, सर उनके लिए क्या करो? उनको बिजनेस स्टेब्लिश करके दे दो ना, छोटा मोटा। सर उनको बिजनेस के लिए लोन दे दो ना, इंटरेस्ट फ्री या कम मार्केट रेट पर। या सर उनको ट्रेनिंग दे दो ना कि बिजनेस कैसे करते हैं। सर उनको डेवलप करो किस चीज का कल्चर, एंटरप्रेन्योर का या बिजनेसमैन का। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर आगे बढ़ते हैं। फिलिप्स कर्व क्या है? फिलिप्स कर्व बोलता है, अच्छा ये बल्ब वाला फिलिप्स नहीं है, साइंड इकोनॉमिक्स का नाम है। सर ये फिलिप्स कर्व बोलता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट, बोल रहा है इनवर्स रिलेशन है किसके दरमियान? अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान और वेज रेट या इन्फ्लेशन के दरमियान। बोल रहा है जितनी वेज रेट ज्यादा होगी उतनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। समझ आ रही है? जितनी वेज रेट कम होगी उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। समझ आ रही है? सर अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिस्कस नहीं करते हैं। इविल है सर, प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बात समझ आ रही है सर? डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट गुड है या बैड है? सर डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट, सर ये गुड है। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सर ये बैड है। सर यानी कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब लोग इंक्रीज हो रहे हैं बेरोजगारी। सर ये इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बुरी चीज है। डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज है? सर लोगों को रोजगार मिल रहा है, यानी कि लोग एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो फिलिप्स कहता था देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और वेज रेट या इन्फ्लेशन। सर वेज रेट बोलूं या इन्फ्लेशन बोलूं बात एक ही है। सर डायग्राम इसकी ऐसी बनती है, यहाँ पे आ जाए वेज रेट, इन्फ्लेशन और यहाँ पे आता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सर कर्व ऐसे बनता है, थोड़ा सा यूं आता है और थोड़ा सा नीचे तक चला जाता है, सर इसको फिलिप्स कर्व कहते हैं। सर बस इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे बना रहा हूं वैसे ही बना लेना आप लोग भी। ठीक है सर? सर आगे बढ़ते हैं सर। सर फिलिप सर कहता क्या है? बोलता है जितनी लोग अनएम्प्लॉय कम होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जितनी कम होगी, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे। मिसाल के तौर पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप गए जहाँ पे क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कोई रोडों पे कलर करने वाले बैठे होते हैं, आपको कलर करवाना है। आप गए, आप कलर करवाने के लिए गए, आपको वहां पे एक बंदा मिला या दो बंदे मिले कलर करवाने वाले। बाकी सारे बंदों को मैंने बोला यार इतने सारे लोग होते हैं कहाँ चले गए? आपको उन दोनों ने बताया यार आजकल है ना शादियों का सीजन चल रहा है, तो लेबर शार्ट है, सबको काम मिला हुआ, अल्लाह का शुक्र है, रोजगार बेहतरीन चल रहा है। तो मैंने बोला अच्छी अच्छी बात है। मैंने बोला यार मुझे ना अपना कमरा कलर करवाना है, मेरी भी शादी है। उसने बोला कर देंगे। उसने आपने बोला पैसे कितने लोगे? उसने बोला 25,000 रुपये लेंगे। अबे मैंने बोला कलर करना है, सिर्फ कलर करना है, कलर मंगवा के नहीं देना। समझ आ रही है? तो उसने बोला नहीं भाई 25,000 रुपये देंगे। सर मैं आगे पीछे देखा कोई और मिल जाए, सर कोई और मिला ही नहीं। सर अब मुझे मजबूरी है कि उससे करवाना पड़ रहा है, सपोज कर ले मजबूरी है उससे करवाना पड़ रहा है, सही है। सर अब मैं उसको लेकर आया 25,000 में। सर ये मैं क्यों मजबूरी बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि सर वहां पे लोग, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम थी, मतलब बेरोजगारी कम थी, वहां पे सिर्फ दो लोग बैठे हुए थे बेरोजगार। सर उनकी भी बार्गेनिंग, यानी कि शॉर्टेज ऑफ लेबर थी, लेबर शॉर्ट था। उनकी जो दो बंदे मौजूद थे उनकी भी बार्गेनिंग पावर बहुत हाई थी। वो बोल रहे थे भाई 25,000 से 1 रुपया कम नहीं करूंगा। बार्गेनिंग पावर का मतलब वो जो अम्मी करती है ना बाजार जाके, नहीं नहीं भाई यार ये 1,000 वाली चीज के डायरेक्ट 300 रुपये लगा देती है, वो वाली बात कर रहा हूँ। बार्गेनिंग उसको कहते हैं, बार्गेनिंग करना, ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर या वर्कर की बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वेज रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी तरह इसी एग्जाम्पल को उल्टा ले लो। इसी एग्जाम्पल को आप कलर करवाना है आपको घर में, बॉस आप कलर वाली जहाँ पे जो कलर वाले बैठे हुए होते हैं कलर करने के लिए, जहाँ पे रोडों पर बैठे हुए होते हैं, आप देखिएगा बहुत जगह बैठे हुए होते हैं। तो आप जाएंगे ना, तो आप उनसे बोलेंगे भाई कलर करना है, तो वो बोलेगा हाँ भाई मैं 5,000 में कर लूंगा। दूसरा बोलेगा भाई भाई मैं 4,000 में कर लूंगा। बहुत सारे बैठे हुए हैं, सर भूख लग रही है, सर पेट पेट को रोटी चाहिए, सर वो मेहनत ज्यादा कर लेंगे, इनकम कम कमा लेंगे। लेकिन सर यानी कि सर जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, यानी कि सरप्लस में लेबर पाया जाएगा, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर की कम होगी और वो कम से कम पैसों में काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे पाकिस्तान के हालात है, पाकिस्तान के हालात कैसे है? पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है पाकिस्तान में,
लेबर की सरप्लस में पाया जाता है लेबर, और बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर बहुत कमजोर है यहाँ पर सर। इसकी वजह से यहाँ पे जो सैलरीज है वो बहुत कम है। समझ आ रही है बात? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, फिलिप्स कर्व आपको समझ आया होगा। सर ये थे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आए होंगे। सर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।